अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्यारे दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा का जो चैप्टर 8वां है, सबक नंबर 8 है, कुदरती वसाइल माने कुदरती संसाधनों। गुजराती में उसको संसाधन कहा जाता है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुदरती वसाइल जो आप 9वीं जमात के अंदर भी पढ़ के आए हुए हैं। कुदरती माने कुदरत की जानिब से हमको जो तोहफे में मिले हुए हैं, इस तरह के वसाइल। वसाइल माने संसाधन। पर अब संसाधन माने क्या? संसाधन हम किसे कहते हैं? तो संसाधन या वसाइल माने जो कोई चीज जो कुदरती है, जो हमें इस्तेमाल होती है और उसी इस्तेमाल के जरिए हम हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको हम वसाइल कहते हैं। यही वसाइल जब तक ये वसाइल नहीं बनते तब तक कि जब हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते। मसलन मान लीजिए कि अगर कोई एक दरख्त है, उस दरख्त का अगर हम जब तक के इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वो हमारे लिए वसाइल नहीं है, यानी संसाधन नहीं है। तो संसाधन यानी वसाइल का मतलब यही है कि जो कुदरती चीज या अशिया जिसको हम हमारी अक्ल और कुव्वत के जरिए अगर हम इसका इस्तेमाल जिंदगी में करते हैं तो वो हमारे लिए वसाइल बन जाती है, वो हमारे लिए संसाधन बन जाती है। तो संसाधन माने वसाइल के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ये इस्तेमाल अलग अलग तौर तरीके से है। जैसे कि हम उसका ग़िज़ा के तौर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध है, जैसे नबातात है, जैसे मटन है, ये भी हमारे लिए एक तरह के इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर होते हैं। दूसरा है यही वसाइल हमारे लिए खाम माल माने जो सनतें चलती है, जो उद्योग चलते हैं, उन्होंने ये जो काचा माल या खाम माल के तौर पर जिसका इस्तेमाल होता है उसको भी हम वसाइल कहते हैं। जैसे गन्ना, बराबर, ये जो है ये शुगर फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, उसके अंदर खाम माल में शेरडी का इस्तेमाल होता है, गन्ने का होता है। इसी तरह अगर कॉटन कपड़े की मिलों में अगर खाम माल का इस्तेमाल होता है तो वो कपास जो भी हमको जमीनों में से मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे वसाइल है जिसका हम अलग अलग वसाइल। दूसरा है जैसे तवानाई। तवानाई माने जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह, उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये भी हमारे लिए इस्तेमाल है। तो अलग अलग तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बच्चों, मैंने बताया कि संसाधन एटले शू माने वसाइल का मानी क्या है। तो मैंने यही बताया कि जो वसाइल होता है वो जब तक कि हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है तब तक वो कोई गैरशुदा वस्तु बनी रहेगी, और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसको उपयोग में लाते हैं, तो वही चीज, वस्तु या अशिया हमारे लिए एक तरह का वसाइल बन जाता है। अब ये वसाइल हमें बहुत अलग अलग रूप में, अलग अलग किस्मों में मिलते हैं। तो ये वसाइल के प्रकार है, वसाइल की किस्में हैं। वसाइल की किस्में भी बहुत सारी है, बराबर। बताते हैं पहले कि मिल्कियत की बुनियाद पर, दोबारा हासिल होने और तकसीमी बुनियाद पर। तो मिल्कियत की बुनियाद के ऊपर अगर हम वसाइल का तकसीम करते हैं तो ये 3 तरह के हैं। जैसे कि व्यक्तिगत यानी फर्द, इंसानी वसाइल इसको कहते हैं। वो किसी एक ही आदमी की मिल्कियत के ऊपर इन्हिसार रखता है। और राष्ट्रीय माने कौमी वसाइल, और आलमी वसाइल माने राष्ट्रीय और वैश्विक यानी आलमी, राष्ट्रीय माने कौमी वसाइल, और व्यक्तिगत माने फर्द वसाइल जिसे कहा जाता है। ये किसी एक की मिल्कियत के ऊपर इन्हिसार रखता है। जैसे कोई एक आदमी अगर एक फैक्ट्री चलाता है या अगर किसी एक खेत का वो मालिक है तो वो उसका अपना खुद का वसाइल हो गया। इसी तरह कौमी बुनियाद
जैसे हमारे भारत देश की कुछ वसाइलें ऐसी है जिसकी मालिकी या मिल्कियत हमारे देश की है, इसी तरह वैश्विक यानी पूरी जमीन या गौना को जो है या समंदरी इलाके हैं ये पूरे आलम के हैं, तो ये इसकी किस्में होगी। इसी तरह अगर हम वसाइल की तकसीमियत अलग अलग तरह से करते हैं तो जो दोबारा हासिल होने वाले होते हैं जिसे हम पुनः प्राप्य कहते हैं और पुनः अप्राप्य भी कहते हैं। पुनः प्राप्य और अप्राप्य माने जो ऐसे वसाइल जो काबिल तजदीद कहा जाता है, काबिल तजदीद माने पुनः प्राप्य जिसको हम नावीन्यकरण भी कहा जाता है। एक ऐसा वसाइल जिसका इस्तेमाल हम अगर एक बार कर देते हैं तो उसको दूसरी बार भी हम करेंगे, वो खत्म नहीं हो जाता है। मसलन पानी, जैसे पानी हमने इस्तेमाल किया, अगर जो वो पूरा हो गया तो दोबारा बरसात के रूप में हमको वो वसाइल मिलेगा। इसी तरह हवा, दरख्त, पेड़ पौधे ये जो है वो नावीन्यकरण संसाधन माने पुनः प्राप्य माने काबिल तजदीद जिसको उर्दू में कहा जाता है। इसी तरह गैर काबिल तजदीद यानी एक ऐसा वसाइल जिसका इस्तेमाल हम करते हैं और करने के बाद वो खत्म हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, वो हमें दोबारा मिलता नहीं है, वो गैर काबिल तजदीद कहा जाता है। माने पुनः अप्राप्य यानी अनावीन्यकरण, दोबारा वो वजूद में आता नहीं है। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल और जैसे डीजल, ये एक बार अगर खत्म हो गया तो वो पूरा हो जाता है। अगर वो दोबारा मिलेगा तो जमीन की सतह के अंदर करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, इसलिए ये गैर काबिल तजदीद है यानी पुनः अप्राप्य है, माने और नावीन्यकरण उसे कहा जाता है। ये इस तरह के दो बार हासिल होने वाले हो गए। अब तकसीमियत की बुनियाद पर अगर हम कहते कि कुछ वसाइल हमें एकदम आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, जैसे कि हवा है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ये एकदम आसानी से मिलते हैं, उसको सरल या सरल संसाधन कहा जाता है, यानी कि उसको कम दाम वसाइल कहा जाता है। इसी तरह कुछ वसाइल ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या तो फिर तांबा, एल्यूमिनियम या वगैरह मादन या जो है, इसको गुजरात में हम विरल संसाधन कहते हैं। वो कहीं कहीं पर ही मिलते हैं, ये पानी या हवा की तरह मिलते नहीं है। कुछ वसाइल ऐसे होते हैं सिर्फ वाहिद होते हैं, माने केवल एक ही होते हैं, जैसे कि प्लेटिनियम जिसको हम कहा जाता है या क्रियोलाइट जिसको कहते हैं, वो दुनिया के सिर्फ एक ही जगह पर वो हासिल होता है, जैसा कि ग्रीनलैंड में एक ही वसाइल मिलता है। तो ये बहुत कम मात्रा में है, इसके लिए इसको वाहिद वसाइल कहते हैं। तो इस तरह ये जो वसाइल है, ये वसाइल की किस्में हैं, मानो मिल्कियत की बुनियाद पर, दोबारा हासिल होने की बुनियाद पर, या फिर तकसीम, पुनः प्राप्य और अप्राप्य। तो ये सारे जो वसाइल है, ये वसाइल हमें कुदरत की जानिब से मिलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और इंसानी जिंदगी की तरक्की की बुनियाद वसाइलों के ऊपर है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, वसाइल जो हमें कुदरत की जानिब से मिलते हैं तो उसकी मंसूबाबंदी या उसका तहफ़्फ़ुज़ या फिर जिसको हम आयोजन कहते हैं, उसका प्लानिंग किस तरह है ये देखना है। तो वसाइल की मंसूबाबंदी, वसाइल की मंसूबाबंदी माने वसाइल का आयोजन जो हमको कुदरत की जानिब से मिले। दोस्तों, इंसान की जरूरतें लामहदूद है, माने अपरंपार बहुत सारी जरूरियातें हैं, जबकि उसके सामने हमको जो संसाधन मिले हुए हैं या वसाइल मिले हुए हैं ये बहुत महदूद है, जिसको हम लिमिट कहते हैं। यानी हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है, जबकि वसाइल जो है, संसाधन है, वो लिमिटेड है। तो कहने
सारी जरूरतें हम कब पूरी करेंगे? जब तक कि हम वसाइलों का प्लानिंग नहीं करेंगे। कुछ वसाइल ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत कम मात्रा में हमको मिलते हैं, तो फिर इसमें से हम हमारी जरूरतों को किस तरह पूरी करेंगे? तो इसका एक सीधा साधा एक उपाय है कि अगर कैसे वसाइल, कब वसाइल और कितने वसाइल कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, कितनी मात्रा में मिलते हैं और उसके सामने हमारी जरूरतें कितनी है। कभी कभार कुछ वसाइल ऐसे होते हैं जो हमारी जरूरतों से कम मिलते हैं, तो हमें उन वसाइलों का इस्तेमाल बहुत कम या भी सोच समझ कर करना चाहिए। मसलन पेट्रोल या डीजल जो हमें जमीन में से मिलते हैं, जैसे सरजमीन भारत के ऊपर, ये सब वसाइल हमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। मसलन हमारे भारत के अंदर सालाना या रोजाना जो इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं कम मात्रा में हमें अंदर से जमीन में से मिलते हैं। तो फिर हमें क्या करनी चाहिए? तो हमारी जरूरतों को रोक लगानी चाहिए या फिर चला लेना चाहिए, या तो फिर सोच समझ कर या प्लानिंग के तौर पर, मतलब कि मनसूबा बंदी या आयोजन से उसमें हमें चलाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसका तकलीफ का सामना उठाना नहीं पड़ेगा। तो ये वसाइल हमें कई इलाकों से इस्तेमाल होते हैं। कोई इलाकों में से कुछ वसाइल ज्यादा मिलते हैं तो कुछ इलाकों में से कम मिलते हैं। कभी कुछ इलाकों में वसाइल मिलते ही नहीं है तो उनकी जरूरतें कोई दूसरे इलाकों से पूरी करनी पड़ती है। तो हमें ये वसाइल की मनसूबाबंदी सोचकर, ये मनसूबाबंदी को आयोजन के तौर पर लेकर उसका प्री प्लानिंग बनाना चाहिए, तभी जाकर हम उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे और आने वाली मुस्तकबिल पीढ़ी को उसका फायदा पहुंचेगा और हमारी जरूरतों को पूरी होगी। यानी हमारे महदूद वसाइलों में लामहदूद जरूरतें पूरी होगी। तो ये सारे वसाइल हमें कुछ न कुछ हमारी जरूरतों को पूरी करते हैं। आज हम इस वसाइल के तौर पर हमारा सबसे पहला जो जमीन है, उन जमीन की तस्कीर या जमीन हम किसे कहते हैं? हमारा सबसे बड़ा वसाइल जमीन है। जमीन किसे कहती है? या जमीन निर्माण माने जमीन धोवान, तस्कीर माने निर्माण, जमीन का निर्माण। तो जमीन कैसे बनी उसके बारे में बात करते हैं। एक सीधा साधा सा मतलब है कि जमीन हम किसे कहते हैं? तो जमीन माने सतह की ऊपरी परत जो थोड़ी कठिन होती है और ये मुख्तलिफ जगह से बनी हुई पतली परत यानी पोपड़ो, गुजराती में पोपड़ा कहा जाता है या उर्दू में उसे परत कहा जाता है। यानी अर्जी सतह, ऊपर की सतह जो पतली होती है जिसमें मादन या रतूबात, कोहरा वगैरह या मिट्टी के छोटे छोटे रज जिसमें मिले हुए होते हैं। ये जमीन कोई 1, 2 या ऐसा 2 वर्ष में नहीं बनती है, ये करोड़ों साल से बनने वाली एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उसमें से बनती है। कहते हैं कि अर्जी जमीन के नीचे नामियाती मादों वाला एक बारीक जरार नरम चट्टानों के ऊपर है, इसके ऊपर आबो हवा और गिरा या फिर हैवाना या नबाता उसके बने हुए यानी जिसको हम गुजराती में जैविक तत्व कहते हैं उसमें मिलते हैं और बहुत सालों के बाद उसके ऊपर आबो हवा के असरात होते हैं। असरात होने के बाद ऊपर वाली अर्जी सतह जो बनती है उसे हम जमीन कहते हैं और यही जमीन अलग अलग किस्मों में पाई जाती है। आप अंदाजा लगाओ कि आपके पास यहाँ पर कितनी सारी जमीनें हैं। जमीन रंग के ऊपर भी या जरखेजा के ऊपर भी जमीन की तस्कीर हो गया। अब जमीन की किस्में हैं, अब ये जमीन की जो किस्में हैं वो जमीन के रंग के ऊपर है,
उसका जो कहते हैं कांप है, या फिर जमीन के छोटे छोटे कुछ झरने होते हैं, उसके ऊपर उसकी किस्में पड़ती है। आपको यहाँ पर कुछ किस्में बताई गई है। जमीन की सबसे पहली किस्म है कांप की किस्म, इसके बाद लाल रंग या सुर्ख जमीन, इस तरह काली जमीन, लैटराइट जमीन, रेगिस्तानी जमीन, पहाड़ी जमीन, जंगल किस्म की जमीन और दलदली जमीन। कांप की जो जमीन होती है इसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्रमाण कुछ ज्यादा रहता है और ये कांप की जो जमीन है वो कुछ ज्यादा ही सरफेस माने फलद्रुप होती है। अगर उसमें से पानी या रतूबत कम हो जाती है तो उसके अंदर दरारें पड़ जाती है। इसी तरह लाल जमीन जो है उसका रंग सुर्ख या लाल, यानी जमीन में लोह तत्व आयरन की मात्रा कुछ ज्यादा रहती है ये जमीन। इसी तरह काली जमीन के अंदर सरफेस माने फलद्रुपता ज्यादा होती, रतूबत ज्यादा होती है, उसे कपास की जमीन भी कहा जाता है। हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है गुजरात में ये कपास की जमीन के तौर पर जाने जाती है। लैटराइट जमीन जो है ये भी मानव वाली जमीन मानी जाती है। रेगिस्तानी जमीन जो है जमीन के छोटे छोटे जड़ और बाली छोटे होते हैं वो जमीन रेगिस्तानी। इसी तरह हिमालय के पहाड़ी मैदानों में या पहाड़ों पर ये जमीन है। जंगल किस्म, हिमालय के पहाड़ के नीचे वाले जितने भी जंगल आते हैं उसमें जंगल आदि। इसी तरह दलदली जमीन यानी जो कलकत्ता या वेस्ट इंडिया जिसको हम कहते हैं पश्चिमी बंगाल बिहार वगैरह में जो आई हुई है वो दलदली यानी सुंदर जंगल। इस तरह आपके सामने 8 किस्मों की जमीन पाई जाती है। ये 8 किस्म की जमीन में कुछ न कुछ वनस्पतियां है, नबातात या अलग अलग तरह के अनाज, पेड़ पौधे, फूल वगैरह पकते हैं। हमें ये देखना है। अब जमीन का कटाव, दोस्तों ये जमीन हमारे लिए बहुत कमोबेश कीमती एक वसाइल है और इसका इस्तेमाल इंसान जिंदगी के तौर पर किया जाता है। तो जमीन का कटाव किसे कहते हैं? तो जमीन का धोवाण, गुजराती में उसको जमीन धोवाण कहा जाता है। तो जमीन के जो ऊपरी सतह के ऊपर आए हुए छोटे छोटे जर्रे एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होते हैं। ये जर्रे हवा या पानी के द्वारा मुंतकिल होते हैं। माने जमीन की ऊपरी सतह के ऊपर छोटे छोटे जो रज कण है वो हवा या पानी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तब उसको हम जमीन का कटाव कहते हैं, जमीन धोवाण कहते हैं। मुंतकिल हो जाना यानी स्थलांतरित થઈ જવું। तो जमीन क्या ऊपरी हिस्सा कट जाता है और जमीन के ऊपरी सतह की जो फलद्रुपता है, सरफेसी है, वो कम हो जाती है और उसके ऊपर उगने वाले पेड़ पौधे अनाज पानी वगैरह कम उगते हैं। इसीलिए हमें जमीन के कटाव को रोकना है। तो जो जमीन का कटाव है यानी जमीन की ऊपरी सतह के ऊपर से जो एक जर्रे चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको हम रोकना है। तो रोकने के लिए हमें क्या करना है? तो जैसे कि ढलवान वाली जो जमीन है उस ढलवान वाले जमीनों के ऊपर पालियां बनाना, जिसकी वजह से जो तेज रफ्तार से आने वाले पानी या हवा के जरिए जो मुंतकिल होने वाले जर्रे हैं वो वहीं रुक जाएंगे और जमीन का कटाव अटक जाएगा। एक तो ये है। इसी तरह अगर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में या मैदानी इलाकों के अंदर जो हवा के द्वारा जर्रे मुंतकिल होते हैं तो वहां पर पेड़ पौधे उगाने चाहिए। अगर पेड़ पौधे उगाते हैं तो हवा के जरिए से जो मादे एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होते हैं वो अटक जाएंगे। तो पेड़ पौधों को बोना और पालियां बनाना या नदियों के ऊपर बांध बांधना या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ये इकदाम उठा सकते हैं और जमीन का कटाव रोक सकते हैं। अब भूमि
यानी जमीन की हिफाजत करना। तो दोस्तों जमीन की हिफाजत हम किस तरह कर सकते हैं? हिफाजत हम उसी तरह कर सकते हैं जमीन की कि जिसके अंदर पानी के या हवा के या इंसानी सरगर्मियों के जरिए जो जमीन को नुकसान पहुंचता है, हमें उसको रोकना पड़ेगा। चाहे वो मादनियत को लेने के लिए हो या फिर कुछ ज्यादा ही नबातातें या अनाज या सरगर्मियां करते हैं जमीन के ऊपर, इन सारी सरगर्मियों को रोककर हमें जमीन का तहफ्फुज करना पड़ेगा। जमीन का तहफ्फुज करेंगे तो जो जमीन की आलूदगी फैली होती है हवाओं में, ये कम हो जाएगी और हवा की आलूदगी कम होने की वजह से ये होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जमीन की जो है संरक्षण यानी भूमि संरक्षण है, उसको हमें करने के लिए जैसे जंगल उगाना पड़ेंगे, दरियाई या पहाड़ी घाटियों के अंदर सजनकारी यानी वृक्षारोपण करना पड़ेगा, या तो रेगिस्तानी इलाकों या खुले मैदानों के अंदर दरख्तों की कतारें रखनी पड़ेगी। तो ये सारी जो बातें हैं हमें अर्जित तहफ्फुज की ओर ले जाती है, मानव भूमि संरक्षण की ओर ले जाती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कुदरती वसाइल के तौर पर हमें जो देश मिली हुई है कीमती वसाइल, इसका इस्तेमाल करके हम तरक्की कर सकते हैं। डेट्स ऑल।